Good morning, children. Today we will study chapter 3 of class 8 science from NCERT textbook, and the name of the chapter is coal and petroleum. Student, chapter पे जाने से पहले I would like to introduce one terminology to you, and that terminology means that word is resource, or you can also say source. बच्चों, सोर्स मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा काम जो आपका कहीं से पूरा हो रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको हर मंथ पॉकेट मनी मिल रही है फ्रॉम योर पेरेंट्स, सो आपकी पॉकेट मनी का सोर्स कौन हुआ? आपके पेरेंट्स हुए. तो सोर्स मतलब आपका कोई काम जहाँ से पूरा हो रहा है या जिस चीज़ से पूरा हो रहा है वो चीज़ आपके लिए सोर्स बन जाएगी या रिसोर्स बन जाएगी, राइट? ठीक है. सो ऐसे ही पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमारा डेली लाइफ का बहुत सारा काम पूरा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. वाटर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. मतलब ये सब ऐसे सोर्सेज हैं, ये सब ऐसी जगह है, अगर ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हमें ये चीज़ें ना मिलें तो इन सोर्सेस के स्टॉप होने से हमारी डेली लाइफ के बहुत सारे काम रुक जाएंगे और शायद हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएँ. और अगर आप एटमॉस्फेयर में एयर की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कौन सी एयर है? दैट इज़ ऑक्सीजन, जिसको हम ब्रीथ करते हैं. तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स तो एयर हो गया. तो सोर्स मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बेसिक नीड को पूरी कर रही है या आपके बेसिक काम को पूरा कर रही है, जहाँ से आपको एक अच्छा काम फुलफ़िल हो जाता है, उसको हम सोर्स कहते हैं. जैसे मैंने आपको पॉकेट मनी का एग्जांपल दिया. अब ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है. और वो सारे रिसोर्सेज इन द सेंस जो हमारे इम्पॉर्टेंट काम को पूरा कर रहे हैं, जिनके बेसिस पे हम जिंदा रह रहे हैं, या जिन रिसोर्सेज के बेसिस पे हमारे बड़े बड़े काम पूरे हो रहे हैं. अब हम इसी रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में सॉर्ट करते हैं या दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक है नेचुरल कैटेगरी ऑफ रिसोर्स और दूसरा है मैन मेड. आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा होगा. नेचुरल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जो नेचुरली हम पाए जाते हैं, और मैन मेड रिसोर्सेज जो मैन मेड या फिर ह्यूमंस ने जनरेट किए हैं या बनाए हैं. नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, फॉरेस्ट, ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं, ठीक है. कोल एंड पेट्रोलियम भी नेचुरल रिसोर्स में ही आएंगे. दूसरा है मैन मेड रिसोर्सेज. अब मैन मेड रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आ गई. इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, इसमें फर्नीचर्स आ जाएंगे, बहुत सारी ऐसी मैन मेड, इसमें टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी, मशीनरीज आ जाएंगी. दुनिया में ऐसे लाखों रिसोर्सेज हैं जो मैन मेड हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, राइट. सो हम नेचुरल रिसोर्स के ही एक ऐसे हिस्से के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, और वो नेचुरल रिसोर्स है कोल एंड पेट्रोलियम, राइट. नीचे एक लाइन दी गई है, सिंस ऑल दीज रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. मोस्ट ऑफ दी हमारे रिसोर्सेज सॉरी नेचर से मिलते हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एयर, वाटर, सॉइल. सॉइल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अगर हमारे पास सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स नहीं रहेगी तो हम उसके ऊपर अनाज नहीं उगा पाएंगे, और पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को सॉइल नहीं होने की वजह से फूड नहीं सप्लाई हो पाएगा. सो दैट मीन्स एयर, वाटर एंड सॉइल ये हमारे लिए बेसिक नीड्स को पूरे करने वाले सोर्स हैं. मतलब ये तीनों ऐसे सोर्स हैं जो हमारे लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. इसमें से कोई भी एक नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, सर्वाइवल नहीं हो पाएगा. अब इन रिसोर्सेज को मैनमेड और नेचुरल, उनके बनाने की कैटेगरी की वजह से दो में हमने बांट दिया, राइट. नेचुरल जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मैन मेड जिनको मैन मेड ने बनाया है. और अगर एग्जाम में आपको ये पूछा जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज इन 2 मार्क्स, सो 1 मार्क में आप इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे एंड 2nd मार्क में आप उन दोनों के एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं. अब आती है बात नेचुरल रिसोर्सेज की. अब
नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है या दो कैटेगरी में बांटा गया है, और ये दोनों कैटेगरीज हैं ये वाली, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, राइट। अब ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, इनके वर्ड से ही आपको पता चल रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनएग्जॉस्टिबल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट मतलब जो ख़त्म हो जाता है, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कोई बहुत हार्डवर्क करके आ रहा है या आप रनिंग करके आ रहे हो या आप किसी दिन बहुत थक गए हो, तो आप बोलते हो ना कि टुडे आई एम वेरी एग्जॉस्टेड या आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड बिकॉज आई डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ रनिंग, लॉट ऑफ प्लेइंग एंड ऑल, सो दैट मीन्स मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। दैट मीन्स आपकी एनर्जी लॉस हो चुकी है, इसीलिए आप एग्जॉस्टेड फील करते हो। सो ये आपका कॉमन इंग्लिश वर्ड भी है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, तो आप इस तरीके से इन दोनों वर्ड्स को याद रख सकते हो। नाउ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर नॉट प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन आवर नेचर and it is very easily can be exhausted by the human activities। मतलब वो नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी पे प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, जो लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट हैं, और जैसे जैसे ह्यूमंस उसको यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे वो रिसोर्सेज ख़त्म होते जाएंगे, राइट। और इन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, और इसे में आता है कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट। दूसरी कैटेगरी है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मतलब वो रिसोर्सेज जो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और हम उसको कितना भी यूज़ करें फिर भी वो ख़त्म नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट एंड एयर। अब आप कितनी भी सनलाइट में कपड़े सुखा लो, कितनी भी सनलाइट में अचार सुखा लो, कितना भी सनलाइट में घूम लो, आप कितनी भी सनलाइट में से विटामिन डी ले लो, आप जितना भी सनलाइट में काम ले लोगे उसके बावजूद भी सनलाइट फिनिश नहीं होने वाली है। तो ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे पास। सेम गोज़ विद द एयर। आप कितना भी एयर को यूज़ कर लो, एयर ख़त्म नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आप एयर को पॉल्यूट कर रहे हो तो वो अलग बात है, ठीक है। पॉल्यूट करना मतलब हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में एयर है, लेकिन अगर आप उसको गंदा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं एंड ख़राब कर रहे हैं, तो येस, तो थोड़ा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे हार्मफुल और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लिमिटेड और अनलिमिटेड क्वांटिटी की बात हो रही है, राइट। सो अगर एग्ज़ाम में आपको ये 2 मार्क्स में वापस आता है द डिफ्रेंशिएट बिटवीन एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, तो फर्स्ट पॉइंट में आप दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि दोनों के एग्जाम्पल्स क्या हैं, और अगर थर्ड पॉइंट में भी डिफ्रेंशिएशन मांगा है तो आप किसी भी एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, reusing sunlight again and again every day, but still it is present for your further use. Same goes with the exhaustible resources, जो ख़त्म हो जाते हैं या जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं यूज़ के साथ साथ, ठीक है। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अगर मैं इसमें आप पेट्रोल एंड डीजल भी लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लीटर पेट्रोल आज आपके गाड़ी में फिल करवाया, आपने अपनी गाड़ी को 20 या 25 किलोमीटर रन कर दिया, और वो पेट्रोल जो आपने 1 लीटर डलवाया था वो पेट्रोल आपके 20 या 16 या 25 किलोमीटर्स में गाड़ी को रन करने पे वो पेट्रोल फिनिश हो जाता है, राइट। और वो एयर में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपकी गाड़ी के पीछे से धुआं बन के ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, स्मोक बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मतलब आपका लिक्विड पेट्रोल या डीजल पूरा जल गया और वो स्मोक या हार्मफुल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। अब वो 1 लीटर ऑफ डीजल एंड पेट्रोल दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब उसकी जितनी क्वांटिटी तुमने यूज़ की वो पूरी ख़त्म हो गई, अब वो तुम्हें रीगेन नहीं होने वाली है किसी भी तरीके से, राइट। लेकिन सनलाइट और वाटर के साथ ऐसा नहीं है, और एयर के साथ भी ऐसा नहीं है। वाटर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो थोड़ा सा डिबेटेबल एग्जाम्पल है और उसके 2 अलग कैटेगरीज हैं, राइट। सो दिस यू कैन एक्सप्लेन इन योर एग्ज़ाम। अब
हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज कोल एंड पेट्रोलियम एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, और ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोल एंड पेट्रोलियम से ही बाय द वे हमें पेट्रोल और डीजल भी मिलता है, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। कोल एंड पेट्रोलियम से हमें हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि मैन मेड हैं, राइट। इसका मतलब ये दोनों नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हम इतने सारे मैन मेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिनकी कोई इमेजिनेशन ही नहीं है। इसका मतलब ये दोनों हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। लेकिन टेंशन की बात ये है कि जिस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं वर्ल्ड में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ब्रेड लेने जाना है तो भी आप बाइक पे जाओगे, आपको घर के बाहर फूल लेने जाना है तो भी आप बाइक पे जाओगे, आपको वॉकिंग करने गार्डन तक जाना है तो आप गार्डन में जाके वॉकिंग करोगे, लेकिन गार्डन तक जाने के लिए भी आपको बाइक चाहिए। सो दैट मीन्स आप कोल एंड पेट्रोलियम से यूज़ होने वाली चीज़ों को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आजकल लोगों के पास पैसा है, इसीलिए लोग उसको प्रॉपर तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। और इस वजह से टेंशन की बात यह है कि जिस स्पीड से कोल एंड पेट्रोलियम यूज़ हो रहा है, उस स्पीड से ये इतना जल्दी ख़त्म होता जा रहा है कि अगर नेचर में इसको बनने में 100, 200, हज़ारों, लाखों साल लग रहे हैं इनको बनने में हमारे नेचर में, 100, 1000, लाख साल तक तो आप ज़िंदा भी नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप अच्छी खासी क्वांटिटी ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम उड़ा के इस दुनिया से चले जाओगे। सो आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ये नेचुरल रिसोर्सेज कैसे यूज़ करेगी? और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को बनाने के लिए आजकल हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उतने सक्सेसफुल नहीं हैं, या आगे जाके उनसे भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी किससे जनरेट होती है? वाटर से। सो ऐसा तो है नहीं हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर है, हमारे पास वाटर बहुत सारा है। एक्चुअली हमारे पास वाटर अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास वही वाटर अनलिमिटेड है जो समुंदर में है, जिसको आप दूसरे प्रोडक्टिव कामों में यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उसे पी नहीं सकते, आप उससे नहा नहीं सकते, क्योंकि वो खारा पानी है, वो सॉल्टेड वाटर है, राइट। और हमारे पास जो प्योर वाटर है, जो क्लीन वाटर है, जिसे पिया जा सकता है, जिससे आपके घर का काम किया जा सकता है, वो वाटर हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, राइट। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने निकाल तो दिए इन समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर से जनरेट हो रही है, राइट। सो आप जब अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करते हो तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जा रही है, अंडरस्टूड। लेकिन इन इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है। चलो अभी टॉपिक से नहीं हटते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया है कि वाटर एग्जॉस्टिबल एंड वाटर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, और आप उसके एग्जाम्पल्स भी समझ चुके हो। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि एज्यूम दैट ईटेबल्स इन द कंटेनर, ये तो एक एक्टिविटी का पार्ट है, इसको आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज जो ब्लू बॉक्स में एक्टिविटी दी है उसकी एक्सप्लेनेशन है। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे। इट मे बी दैट अर्लियर जनरेशन इन सब ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, राइट। कहने का मतलब सिर्फ ये है ऊपर वाले पैराग्राफ के कंक्लूजन में, दैट प्रीवियस आपके पहले वाली जो जनरेशन थी वो इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइज और इतनी ज़्यादा एडवांस और इतनी ज़्यादा टेक्निकल फ्रीक नहीं थी। आजकल के बच्चे, आजकल के लोग टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा फ्रीक हैं, और मॉडर्न कार्स, बाइक, व्हीकल, हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीक हैं, राइट। सो वो लोग, अभी की जो जनरेशन है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रही है, और वो भी ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कि एग्जॉस्टिबल हैं, जो अनलिमिटेड नहीं हैं, ठीक है। तो हमारी पीछे वाली जनरेशन ने तो हमारे लिए बहुत अच्छा खासा नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्स संभाल के रखा है, जिसको हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसका डिसएडवांटेज ये है कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए
ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो सफिशेंट अमाउंट में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ, राइट। अब ये देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज लाइक हमारे कोल एंड पेट्रोलियम, जिसके ख़त्म होने का हमें डर है, जिसे हमें बचाने की ज़रूरत है, राइट, वो कोल एंड पेट्रोलियम एक्चुअली बनते कैसे हैं। उससे पहले ये देखेंगे कि कोल एंड पेट्रोलियम को एक फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल आपने आपके एसएस में भी पढ़ा होगा, आपके पीछे के क्लासेस में भी पढ़ा होगा, वाटर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेड प्लांट एंड एनिमल्स की बॉडी से बनते हैं और उनको बनने में हज़ारों, लाखों एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। Fossil fuels are the substances which are formed from the dead living organisms, ब्रैकेट में आप plants and animals mention कर सकते हो, and they are formed, आप ये भी add on कर सकते हो which is not mentioned in this line, they are formed in millions of years. These kind of products are called fossil fuel, and fossil fuel हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही important products होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फ्यूल का एक मतलब बता देती हूँ। फ्यूल मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे लाइफ में बड़े बड़े काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गांव के लोगों के लिए चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, तो लकड़ी उन लोगों के लिए फ्यूल का काम करती है, क्योंकि लकड़ी को यूज़ करके वो पूरे दिन खाना बनाते हैं, तो वो अपने पूरे लाइफ टाइम का एक बड़ा और प्रोडक्टिव काम पूरा कर रहे हैं लकड़ी को जला के, तो लकड़ी यहाँ पे एक फ्यूल है। दूसरा, गांव में काउडंग केक्स यूज़ होते हैं, राइट, जो काउज एंड बफेलो के काउडंग से या गोबर से बनाया जाता है। काउडंग केक्स को भी चूल्हा जलाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स वो भी एक फ्यूल का काम कर रहा है, जिससे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन अपने घर में खाना बनाती है। नाउ इन द सिटीज़ एलपीजी गैस भी एक फ्यूल है, क्योंकि उस फ्यूल से पूरी दुनिया अपने घर पे खाना बना रही है, तो वो एक बहुत ही लार्ज स्केल यूज़ होने वाला फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। तो फ्यूल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको आपके लाइफ का कोई बहुत बड़ा काम प्रोडक्टिवली यूज़ करने में मदद कर रहा है उसको फ्यूल कहते हैं। एक्चुअली फ्यूल की डेफिनेशन थोड़ा और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही ज़रूरी है, इसलिए इतना ही मैंने बताया। इसकी एकदम अप्रोप्रिएट डेफिनेशन आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि फ्यूल्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे आपके बड़े बड़े काम हो सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे पेट्रोल भी एक फ्यूल है, डीजल भी एक फ्यूल है, कोल भी एक फ्यूल है, पेट्रोलियम भी एक फ्यूल है, ठीक है, और एलपीजी गैस एक फ्यूल है, नेचुरल गैस एक फ्यूल है। ये सारी चीज़ें लार्ज स्केल पे आपका कोई भी बड़ा काम प्रोडक्टिवली कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इनको फ्यूल बोला जाता है। और इन्हें फॉसिल फ्यूल क्यों बोला जा रहा है? फॉसिल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों से बन रहे हैं, लेकिन हज़ारों लाखों सालों के बाद ये पूरे हो रहे हैं बन के। तो इसका मतलब ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। और फॉसिल इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज़ के को यूज़ करके ये बन रहे हैं लाखों हज़ारों सालों के बाद, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अब हम टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज़ कोल, ओके। हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम, राइट। सो कोल बताने से पहले मैं ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको ये पढ़ा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने अभी फॉसिल फ्यूल पढ़ा नीचे। पहले मैं ये पढ़ाना इसलिए चाह रही हूँ आपको क्योंकि पहले आप ये सीखो कि कोल कैसे फॉर्म होता है, फाइन। और कोल कैसे फॉर्म होता है क्योंकि वो एक फॉसिल फ्यूल है। सी यहाँ पे लिखा है अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, मतलब 300 साल पहले जो बहुत घने फॉरेस्ट होते थे या जंगल होते थे, वो जंगल लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं फ्लड आ गया, ठीक है, या कहीं बहुत ज़ोर से आंधी तूफ़ान आ गया, सो वहाँ का पूरा एक लार्ज स्केल में का एरिया ऑफ जंगल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है? पेड़ गिर जाते हैं एंड ऑल, और मिट्टी में या धरती में दब जाते हैं।
अगर वहाँ पे बाढ़ आ गई है तो, या फिर बहुत आंधी तूफान चला है तो, सो वेटलैंड एरियाज़ में वो दब जाते हैं ना। ये प्रोसेस सॉइल में हो रही है, कोल फॉर्मेशन की प्रोसेस लैंड पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है? लैंड पे, राइट। लैंड पे बहुत सारे डेंस और फॉरेस्ट, ठीक है, हजारों लाखों साल तक टूट के गिर जाते हैं। और गिरने के बाद क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी लार्ज स्केल में यहाँ पे लैंड पे बहुत सारे पेड़ गिर गए या पूरा पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया और वो पेड़ गिर गए, तो उन पेड़ के ऊपर सालों तक मिट्टी जमती रहेगी, फिर बारिश आएगी, फिर और मिट्टी जमेगी, फिर ऐसे धीरे 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 करके वो पूरा फॉरेस्ट जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो धीरे 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 ज़मीन में दबता जाएगा, राइट। क्योंकि उसके ऊपर सॉइल की और सैंड की वॉट एवर इज़ प्रेजेंट इन द नेचर, वो उसके ऊपर जमा होता जाएगा और वो धीरे धीरे नीचे दबते जाएंगे। अब उनके नीचे दबने के प्रोसेस में दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो वो इतना नीचे दब जाएंगे हज़ारों सालों के टाइम ड्यूरेशन में कि उनके ऊपर बहुत ही हाई प्रेशर लगेगा, वो कंप्रेस हो जाएंगे। कंप्रेस मतलब एकदम दब जाएंगे, राइट। सो वो इतने कंप्रेस हो जाएंगे धरती के नीचे, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, दबते दबते इतने नीचे चले जाएंगे कि उनके ऊपर एक हाई प्रेशर लगने लगेगा, राइट। और जितने वो नीचे जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा उनका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। सो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जितना ज़्यादा उन पेड़ों को या उस फॉरेस्ट के ट्रीज़ को मिलेगा, वो डेड प्लांट्स को, उतना ज़्यादा वो कंप्रेस होंगे और उतना ही ज़्यादा उनके बीच में रिएक्शंस होंगी। अब वो रिएक्शंस इसलिए होंगी क्योंकि उसको अभी मैं डिटेल में आपको नहीं समझा सकती क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब वो रिएक्शंस होंगी जो भी केमिकल्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल होते हैं। जैसे आप दूध पीते हो तो कैल्शियम मिलता है, सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, बनाना खाते हो तो आयरन मिलता है, ठीक है। ये सब तुम्हें कहाँ से मिल रहा है? ये सब प्लांट प्रोडक्ट से ही मिल रहा है ना। सो यही सारे केमिकल्स न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में प्लांट्स में भी होते हैं। इसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल है विच इज़ कॉल्ड कार्बन, ठीक है। कार्बन एक इतना इम्पॉर्टेंट केमिकल है कि वही आपका कोल बनाने में हेल्प करता है, राइट। सो जैसे जैसे सारे प्लांट्स ज़मीन में दबते जाएंगे अंडर हाई प्रेशर एंड अंडर हाई टेम्परेचर, they will slowly start converting into a carbon component that is called coal। तो कोल का मतलब ये है कि उसके अंदर कार्बन एक ऐसा केमिकल है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको नॉर्मली समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप एक पेपर को जलाते हो, राइट, और आप पूरा पेपर जला देने के बाद लास्ट में जो ऐश बचती है वो भी कार्बन कंपोनेंट ही है, राइट। क्योंकि वो पर्टिकुलर ऐश पूरा सारे केमिकल्स, पूरा प्रोडक्ट जल जाने के बाद जो एंड में बच रहा है वो कार्बन है, तो हमने उसको हाई टेम्परेचर पे जलाया, राइट। इसी तरीके से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, उसमें कार्बन कंपोनेंट मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और यही कार्बन कंपोनेंट हज़ारों लाखों साल में नीचे दबते 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 कौन से एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है? कोल, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि कोल में कौन सा केमिकल हाईएस्ट क्वांटिटी में होता है या सबसे ज़्यादा होता है, तो आपका आंसर देना है कार्बन, ओके। क्योंकि कार्बन हर किसी की बॉडी में होता है, बट जनरली वो जलने के बाद, सप्रेस होने के बाद ज़्यादा दिखता है या समझ में आता है, ठीक है। जैसे ही ये प्रोसेस होगा आपका कार्बन कोल में कन्वर्ट हो जाएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू लर्न दिस लाइन। अब आपको ये वाली लाइन याद करनी पड़ेगी, दैट कन्वर्जन ऑफ द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन। डेड वेजिटेशन मतलब मरे हुए प्लांट एंड एनिमल्स की बॉडी। यहाँ पे सिर्फ वेजिटेशन लिखा है, बट इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है। यहाँ पे वेजिटेशन की जगह डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ
डेड वेजिटेशन या डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब इसको कार्बोनाइजेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है उसके अंदर का जो कार्बन होता है वो कोल में कन्वर्ट होने लगता है, राइट? क्योंकि कोल में मैक्सिमम कंटेंट कार्बन होता है और कार्बन की वजह से ही ये कोल बन रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहेंगे कार्बोनाइजेशन। आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, रिमेन्स मतलब बचे हुए, सिंस इट इज़ फॉर्म्ड, रिमेन्स मतलब जो पेड़ पौधे डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जो पूरा जंगल डिस्ट्रॉय हो गया था, वहाँ की जितनी चीज़ें बची हैं वो दबती जाएंगी दबती जाएंगी दबती जाएंगी, नीचे जाती जाएंगी लेयर बाय लेयर, और उस पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लगता रहेगा। सो इसीलिए रिमेन्स मतलब जो बचे हुए हैं, जो नीचे जाते जा रहे हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी से ये बन रहा है और हज़ारों लाखों सालों के अंदर बन रहा है, इसीलिए कोल को भी फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, राइट? अब हम चलते हैं कोल पे, राइट? आपको अब सिर्फ ये याद करना है कि कोल कौन सा प्रोडक्ट है, कोल कैसा दिखता है। अभी कोल की क्वालिटीज़ पढ़ेंगे हम। एग्ज़ाम में आपको आ सकता है कि राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ कोल, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल। ये सारे ही क्वेश्चन का एक ही जवाब होगा, एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल या एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल, कि कोल कैसा दिखता है, कोल का कलर क्या है और कोल कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, सो यू हैव सीन कि कोल पुराने ज़माने में कोल एक स्टोन जैसा दिखता है। आपको सबसे पहले इसकी एक क्वालिटी ये वो मैं पुराने ज़माने वाली बात बाद में बताती हूँ, पहले आपको ये लर्न करना है। कोल हार्ड स्टोन जैसा दिखता है, इट इज़ ब्लैक इन कलर। ये 2 उसके एक्सटर्नल फीचर हैं। एक्सटर्नल फीचर मतलब वो कैसा दिखता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल, ये आपको ऑलरेडी पता है कि कोल एक फ्यूल है। हाँ, अब मैं बात बताने जा रही थी, पुराने ज़माने में कोल को भी खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता था एज अ फ्यूल। ठीक है, और आपको अगर पता होगा तो पुराने ज़माने में कोल को ट्रेन के इंजन को चलाने के लिए भी यूज़ किया जाता था। अभी हमारे पास बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजीज़ हैं, सो अभी का प्रोसेस अलग है, लेकिन पहले के ज़माने में ट्रेन के इंजन को चालू करने के लिए भी बहुत सारा कोल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जलाया जाता था। सो कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल, इट इज़ यूज टू कुक द फूड। और आप अभी भी देखोगे तो रेनी सीज़न में आप जब रोड पे कॉर्न्स खाते हो ना, जिसे आप मकई बोलते हो, सो उस मकई को भी जो लोग भून रहे हैं या रोस्ट कर रहे हैं, उनके पास एक ऐसी छोटी सी मशीन होती है जिसके अंदर कोल होते हैं, कोल के पीसेस होते हैं, जिसे आप कोयला बोलते हो। सो वो कोल और कोयला के छोटे छोटे पीसेस जल रहे होते हैं, उसी की हीट में आपके कॉर्न्स को वो आपको रोस्ट करके या आपको फ्राई करके देते हैं। सो अभी भी ये कहीं कहीं यूज़ होता है, कहीं कहीं नहीं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, राइट? So earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine, and it is also used in thermal power plant. Thermal power plant मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्मल पावर प्लांट आर द एक ऐसे प्लांट, ये वो वाला प्लांट नहीं है दैट विच इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे प्लांट का मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ पर मशीनरी के बहुत बड़े सेटअप्स लगाए गए हों और उस मशीनरीज़ में ये यूज़ किया जाता है कोल, ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। अब इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कोल को यूज़ किया जाता है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो अगर आपके टीचर्स पूछते हैं एग्ज़ाम में कि राइट एनी 2 स्पेशल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल, तो आप लिख सकते हो दे आर हार्ड लाइक स्टोन, दे आर ब्लैक इन कलर, दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल। लेकिन अगर आपके टीचर ने सिर्फ यही पूछा राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कोल, तब आप ये हार्ड एंड स्टोन एंड कलर नहीं लिख सकते, तब आपको सिर्फ इसमें से कोई 2 यूज़ लिखना है। कुकिंग लिख सकते हो आप, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल ये लिख सकते हो, कोल इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ लिख सकते हो, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो। देन एनी 2 यूजेस यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे
कि कोल को बनाने के प्रोसेस में हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए इसीलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करती हूँ और इसके बाद मैं और एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू।